मैं डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है एथिक्स, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन एथिक्स की चर्चा करने से पहले यह आवश्यक है कि कुछ बेसिक आइडिया फिलॉसफी का भी दे दिया जाए, क्योंकि आप लोग न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ग्रेजुएशन के लेवल पर ही स्टार्ट होता है। मीनिंग देयर बाय you people have to begin from scratch। कोई पहले से कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि और सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसको 12th के लेवल 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ग्रेजुएशन के लेवल पे इंट्रोड्यूस होता है। शायद इसके पीछे यह मंशा हो सकती है कि अब आप स्नातक के विद्यार्थी हो गए हैं, तो अब आप फिलॉसफी और फिलॉसफिकल आइडियाज को ठीक ढंग से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और अप्रिशिएट कर सकेंगे, राइट? सो इस फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला पेपर है वह एथिक्स का है, और जो दूसरा पेपर है वह इंडियन फिलॉसफी का है। तो इधर एथिक्स के पेपर को हम पढ़ाएंगे, तो वहीं जो इंडियन फिलॉसफी जो सेकंड पेपर है उसे जो है डॉक्टर शिभानु सिंह जी पढ़ाएंगे। और देखिए, फर्स्ट और सेकंड दो सेमेस्टर में कंटिन्यूटी इस फॉर्म में है कि जहां फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग केवल वेस्टर्न एथिक्स को पढ़ेंगे, तो वहीं सेकंड सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आप लोगों को इंडियन एथिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो वहीं सेकंड पेपर में इंडियन फिलॉसफी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, फर्स्ट सेमेस्टर में जहां पर ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जैनिज्म, चारवाक, बुद्धिज्म, उसकी चर्चा करेंगे, और रिमेनिंग जो और स्कूल हैं इंडियन फिलॉसफी के, उसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो आइए आज हम लोग पहले तो इस पर विचार करें कि फिलॉसफी है क्या। व्हाट इज फिलॉसफी? What we study in philosophy, right? So ये जो philosophy word है दो शब्दों से मिलके बना है, और वे दो शब्द हैं फिलो और सोफिया। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, जिसमें फिलो का अर्थ होता है लव, और सोफिया को जब हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इट विल बी विजडम। इन दिस वे फिलॉसफी टर्न्स आउट टू बी लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम अथवा अनुराग। फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो आइए यहां पर विचार करें कि दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ तो देखना है, टू सी और टू परसीव। लेकिन यहां पर जो सीइंग और परसीविंग का भाव है वह सामान्य अर्थ में नहीं है। अर्थात यहां पर देखना
सामान्य अर्थ में देखना नहीं है। जैसा कि हम मेज और कुर्सियों को देखते हैं, अपितु जब दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका एक विशिष्ट अर्थ है, एक स्पेसिफिक कनोटेशन है, और वह स्पेसिफिक कनोटेशन है रियलाइजिंग द अल्टीमेट ट्रुथ, परम तत्व का साक्षात्कार। अब देखिए, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? एटिमोलॉजिकल रूट इज दृश्य धातु, और दृश्य का अर्थ होता है देखना, और इस प्रकार से दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द का अर्थ परम तत्व का साक्षात्कार होगा, रियलाइजिंग द अल्टीमेट ट्रुथ और अल्टीमेट रियलिटी। और वह परम तत्व क्या है, इसको लेकर के जरूर मतांतर है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि परम तत्व निरपेक्ष या एब्सोल्यूट है, तो कुछ कहेंगे नहीं नहीं, परम तत्व तो ईश्वर है, गॉड है। तो वहीं पे कुछ अन्य विचारक यह कह सकते हैं कि परम तत्व प्रकृति या नेचर है। तो इस प्रकार से जहां दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना, लेकिन यह विशिष्ट अर्थ में देखना है, जहां पे यह परम तत्व का साक्षात्कार है। और फिलॉसफी शब्द फिलो और सोफिया से मिलकर बना है, लव और विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम अथवा अनुराग। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि फिलॉसफी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, और इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि फिलॉसफी की कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, अथवा दूसरे शब्दों में फिलॉसफी को विभिन्न शाखाओं में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फिलॉसफी की जो 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस या आप कह सकते हैं डिसिप्लिन है, वह मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, जो दूसरी ब्रांच है उसे हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, हिंदी में ज्ञान मीमांसा। और तीसरी डिस्टिंक्ट ब्रांच को हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। मूल्य मीमांसा। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। टू स्टार्ट विद मेटाफिजिक्स, द वर्ड मेटाफिजिक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मेटा एंड फिजिक्स। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस physics. What is the meaning of meta? Meta is after or beyond. In this way, metaphysics turns out to be something after or beyond the physics. मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा के अंतर्गत
जो भौतिकी से परे है उसके अध्ययन का प्रयास किया जाता है। हम जैसा कि जानते हैं भौतिकी या फिजिक्स के अंतर्गत हम फिजिकल यूनिवर्स को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो वहीं मेटाफिजिक्स में व्हाट इज बियॉन्ड फिजिक्स और व्हाट इज बियॉन्ड द फिजिकल यूनिवर्स उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम अतीन्द्रिय विषयों पर विचार करते हैं। We talk about transsensuous entities in metaphysics. What do we mean by transsensuous entities? Transsensuous entities are those entities which transcend our senses. अतीन्द्रिय विषय वे विषय हैं जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। फाइन। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि अतीन्द्रिय विषय क्या है? उदाहरण से समझाइए। तो अतीन्द्रिय विषय के अंतर्गत हम ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड को रखते हैं। We just put God, self and cosmos under the category of transsensuous entities. तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि दो प्रकार की सत्ताएं हो गई, एक तो भौतिक सत्ता या ऐन्द्रिक सत्ता और दूसरी अतीन्द्रिय सत्ता। तो जो भौतिक सत्ता या ऐन्द्रिक सत्ता है उसके जानने के लिए तो भौतिकी पर्याप्त है, जो फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स के, उसके स्टडी के लिए तो फिजिक्स है ही। लेकिन जो ट्रांससेंसुअस एंटिटीज हैं, अतीन्द्रिय विषय हैं, उन्हें अगर जानना और समझना है या उसका अध्ययन करना है तो हम कहाँ करेंगे? फिलॉसफी की डिस्टिंक्ट ब्रांच जो मेटाफिजिक्स है उसके अंतर्गत हम करते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम अतीन्द्रिय विषयों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से मेटाफिजिक्स इज थ्योरी ऑफ रियलिटी। थ्योरी ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न यह होंगे कि परम तत्व क्या है? चैतन्य स्वरूप है कि जड़ स्वरूप है, या जड़ और चेतन दोनों के प्रति तटस्थ या उदासीन है? इज अल्टीमेट रियलिटी टू बी कॉन्शियस और मैटर, और इट इज न्यूट्रल टू बोथ कॉन्शियसनेस एंड मैटर? फिर उस परम तत्व से सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, तो सृष्टि प्रक्रिया को भी समझाना यह तत्व मीमांसा का कार्य हो जाता है, जिसे हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी, जहाँ हम सृष्टि प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि परम तत्व से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। इसके बाद हम इस प्रश्न पर भी विचार करते हैं कि क्या इस सृष्टि का, जगत का कोई प्रयोजन है कि नहीं है? क्या सृष्टि निष्प्रयोजन है, मात्र प्राकृतिक घटना है, या फिर सृष्टि का एक निश्चित उद्देश्य अथवा प्रयोजन है? और फिर यदि सृष्टि का एक निश्चित उद्देश्य अथवा प्रयोजन है तो यह प्रश्न स्वयं में महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सृष्टि में इस प्रयोजन अथवा व्यवस्था को कौन उपस्थित करता है। राइट। अब एपिस्टेमोलॉजी जो फिलॉसफी की दूसरी डिस्टिंक्ट ब्रांच है, वह दो शब्दों से मिलकर बनी है, और वे दो शब्द हैं एपिस्टीम प्लस लॉजी। जहां पर एपिस्टीम
का अर्थ होता है नॉलेज और लॉजी इज साइंस और थ्योरी। इस प्रकार से एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी और साइंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान के स्रोत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ज्ञान के स्रोत से हमारा आशय यह है कि ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है। क्या हम इंद्रियानुभव से ज्ञान को प्राप्त करते हैं या फिर तर्क बुद्धि से या फिर अंतः प्रज्ञा से या फिर क्या कोई और ज्ञान का साधन है अथवा स्रोत है। ज्ञान को हम कैसे परिभाषित करेंगे अथवा दूसरे शब्दों में ज्ञान का क्या स्वरूप है, इस पर भी ज्ञान मीमांसा में गंभीरता से विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त ज्ञान मीमांसा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है। हम यह कैसे जानेंगे कि यह ज्ञान प्रामाणिक है और यह ज्ञान अप्रामाणिक है, अर्थात प्रामाणिकता का कोई निकष या मानदंड है कि नहीं है। और अंत में ज्ञान मीमांसा पर भी विचार करता है कि क्या मानवीय ज्ञान की कोई सीमा है। Is there any limit of human knowing or understanding? So in this way, epistemology tries to analyze the nature of knowledge, sources of knowledge, validity of knowledge, and finally the limits of human knowledge or knowing. जो तीसरी जो ब्रांच है फिलॉसफी की, उसे हम एक्सियोलॉजी कहते हैं, मूल मीमांसा कहते हैं। और इस प्रकार से एक्सियोलॉजी इज थ्योरी ऑफ वैल्यूज। यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो जाता है कि मूल्य क्या है। मूल्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे, मूल्य का क्या स्वरूप है। मूल्य आत्मनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है, वैल्यू सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, मूल्य शाश्वत है अथवा परिवर्तनशील है, whether values are eternal or changing, मूल्य निरपेक्ष होते हैं अथवा सापेक्ष होते हैं, वैल्यूज आर एब्सोल्यूट और रिलेटिव। हम जैसा कि जानते हैं मानवीय मूल्यों के स्वरूप एवं स्रोत का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है। सर्वोच्च मानवीय मूल्य के रूप में हम ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को पाते हैं। What are three supreme values of human life? They are truth, beauty and goodness. These are supreme values of human life. और इसे ही भारतीय संस्कृति में सत्यम, शिवम, सुंदरम की अवधारणा कहते हैं।
क्योंकि मनुष्य के जीवन के 3 सर्वोच्च मूल्य हैं, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, जिनका हम अध्ययन मूल मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। तो मूल मीमांसा को भी हम 3 उपवर्ग में विभक्त करते हैं। एक्सियोलॉजी इज सब डिवाइडेड और सब क्लासिफाइड इनटू 3, जो कि इन मूल्यों का अध्ययन करेगी। सत्य या ट्रुथ की स्टडी के लिए जहां मूल मीमांसा में हम लॉजिक या तर्कशास्त्र को पाते हैं, तो वहीं ब्यूटी के अध्ययन के लिए मूल मीमांसा या एक्सियोलॉजी के अंतर्गत एक डिस्टिंक्ट ब्रांच है जिसे हम एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। शिवम, मंगलमय, कल्याणकारी, गुडनेस, के अध्ययन के लिए मूल मीमांसा के अंतर्गत हम एथिक्स, नीति शास्त्र को पाते हैं। अब आपको धीरे धीरे इतना तो समझ में आ रहा होगा कि नीति शास्त्र को हम कहां पर रखते हैं। नीति शास्त्र का अध्ययन हम फिलॉसफी के अंतर्गत करते हैं और फिलॉसफी के अंतर्गत जो फिलॉसफी के डिस्टिंक्ट ब्रांच है या डिसिप्लिन है, मूल मीमांसा, एक्सियोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। अब थोड़ी चर्चा हम फिलॉसफी की करेंगे और उसके बाद फिर नीति शास्त्र के स्वरूप, क्षेत्र और परिभाषा की विवेचना की जाएगी। ये जो फिलॉसफी है, इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। जैसे कुछ दर्शन शास्त्र की परिभाषा ऐसी है जो कि तत्व मीमांसा को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई, तो वहीं कुछ परिभाषा के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा को महत्व प्रदान किया गया। तो फिर कुछ दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं ऐसी भी प्रस्तुत की गई जो कि मूल मीमांसीय दृष्टिकोण पर आधारित हैं, किंतु यह जो दर्शन शास्त्र को तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय अथवा मूल मीमांसीय दृष्टिकोण से परिभाषित करने का जो प्रयास होगा, वह उचित प्रयास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक दृष्टिकोण से अगर हम फिलॉसफी को डिफाइन करते हैं, दर्शन शास्त्र को परिभाषित करते हैं, तो समस्या यह होगी कि वह परिभाषा वन साइडेड होगी, पार्शियल होगी, आंशिक होगी। तो फिर हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती तो यह होगी कि दर्शन शास्त्र की ऐसी कोई परिभाषा दी जाए जो कि समुचित हो, जो कि appropriate हो। Now we have the challenge to provide an adequate definition of philosophy. This is the challenge. Philosophy की most appropriate definition मेरी दृष्टि में वह यह है कि
philosophy is a self-conscious activity. इसी को हिंदी में अनुवाद करें तो हम यह कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एक आत्म चैतन्य अथवा स्व चैतन्य विमर्शात्मक क्रिया है। चलिए इसी परिभाषा को समझने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं। फिलॉसफी इज अ self-conscious reflective activity। इसको एनालाइज करें तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि फिलॉसफी इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। दर्शन शास्त्र मूलतः एक प्रकार की क्रिया है। इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी और इसी के लिए शब्द दिया जाता है philosophizing। Since philosophy is a kind of activity and that activity is known as philosophizing। दार्शनिकीकरण। तो दर्शन शास्त्र एक प्रकार का दार्शनिकीकरण है। फिलॉसफी इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज नोन एज फिलोसोफाइजिंग। तो दर्शन शास्त्र में हम दार्शनिकीकरण को पाते हैं, फिलोसोफाइजिंग को पाते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है कि क्या यह सामान्य प्रकार की क्रिया या एक्टिविटी है। यहाँ पे सामान्य प्रकार की क्रिया से हमारा आशय है हमारा बोलना, हमारा चलना, यह भी एक प्रकार की क्रिया है ना। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्टिविटी। आवर टॉकिंग, आवर मूविंग एंड अदर बॉडली जेस्चर्स। क्या फिलॉसफी भी इसी प्रकार की एक्टिविटी है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यह जो एक्टिविटी है, यह जो क्रिया है, एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया है। इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी। इट इज नॉट अ सिंपल एक्टिविटी, इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी। दर्शन शास्त्र एक विमर्शात्मक क्रिया है। आइए थोड़ा विचार करें कि यह विमर्श क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या है। तभी तो यह स्पष्ट होगा कि विमर्शात्मक क्रिया अन्य प्रकार की क्रियाओं से भिन्न है। रिफ्लेक्शन या जो विमर्श होता है, यह एक प्रकार की यह मेंटल एक्सरसाइज है, यह मानसिक क्रिया है। जो रिफ्लेक्शन इज अ काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जो विमर्श है एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, जहां हम दिए गए तथ्य अथवा वस्तु स्थिति की गंभीर विवेचना करते हैं, मीमांसा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो जब भी हम गंभीर
विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, मीमांसा करेंगे, उसे हम कहेंगे कि हम विमर्श कर रहे हैं। थिंकिंग सीरियसली। सो रिफ्लेक्शन इज अ काइंड ऑफ सीरियस थिंकिंग। विमर्श एक प्रकार का गंभीर चिंतन है। ओके, देन there is another adjective of activity apart from reflective one, that is self conscious. जो दर्शन शास्त्र है वह सेल्फ कॉन्शियस एक्टिविटी है, स्वचैतन्य क्रिया है। अर्थात जब भी हम फिलोसोफाइज करते हैं, जब भी हम किसी दिए हुए तथ्य अथवा वस्तु स्थिति का दार्शनिकीकरण करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट अवबोध होता है कि हम दार्शनिकीकरण कर रहे हैं। Here we are well aware about that we are doing philosophy. So it can't be unconscious exercise or semi-conscious exercise. It is to be always self-conscious, self-aware exercise. So philosophy is always self-conscious exercise or it is self-conscious activity. इस प्रकार से दर्शन शास्त्र सदैव स्वचैतन्य क्रिया है। स्वचैतन्य अर्थात हमें इस बात का बोध होता है कि हम दार्शनिक प्रक्रिया में लिप्त हैं। फिलॉसफी की इस डेफिनेशन से हम यह डिराइव करते हैं कि फिलॉसफी इज अ second order inquiry. Philosophy is a second order inquiry. दर्शन शास्त्र द्वितीय स्तर की क्रिया है। हम जब यह कहते हैं कि फिलॉसफी इज सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी, तो यह तो स्पष्ट है कि कोई और भी आपके डिसिप्लिन है जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कहेंगे। यस, इसका उत्तर है कि निश्चित तौर पे जो फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी वह है जिसके अंतर्गत हम डायरेक्ट फैक्ट्स या स्टेट ऑफ अफेयर को एनालाइज करते हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, दे आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी, वेयर एज फिलॉसफी इज अ सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी, जिसका अर्थ यह है कि दर्शन शास्त्र इन विभिन्न विधाओं के द्वारा जो प्रस्तुत सामग्री है उस पर विमर्श करता है, उस पर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यह सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी है। कल हम लोग एथिक्स की चर्चा करेंगे आज के इस बैकग्राउंड में कि व्हाट इज फिलॉसफी और फिलॉसफी की जो डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं। अब मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस के कॉलेज में दो मोड हैं। एक मोड तो ये है कि जिसमें हम जूम पे, गूगल मीट पे या व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लेक्चर को रिकॉर्ड करें और उसको जो है आप लोग अटेंड करें। और दूसरा जो ऑनलाइन आपके मोड होगा जो है वह यह है कि हम लोगों के लेक्चर्स को मीडिया सेंटर में आपके रिकॉर्ड किया जाता है और वह जो आपके वीडियो लेक्चर है वह कॉलेज की वेबसाइट में फिर अपलोड किया जाता है, राइट। तो जो कॉलेज में कॉलेज की वेबसाइट तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि एडमिशन लिया है, देन यू मस्ट बी नोइंग इट। इट इज www.ecc.ac.in. This is
कॉलेज वेबसाइट। ओके, इस कॉलेज की वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप ई कंटेंट को पाएंगे, और ई कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक ऑथर की एक लंबी लिस्ट मिलेगी, राइट। तो उस ऑथर के जो आपकी लिस्ट है उसमें आप ये देख अपने टीचर का नाम देखिए। जैसे अगर फिलोसफी के होंगे आपके तो डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला के नाम से होगा या डॉक्टर शिव भानु सिंह जी के नाम से होगा, और उसमें फिर सेमेस्टर वाइज है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के तो आपके सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं कॉलेज की वेबसाइट से। फिर उसको जो है आप गूगल पर यूट्यूब पर भी वो आपको दिखाई देता है वो सारे। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, कॉलेज की वेबसाइट में ई कंटेंट में जाना है, ई कंटेंट में आपके ऑथर्स के नाम होंगे, और वहां से आप, और इस रिकॉर्डेड लेक्चर का एक फायदा यह भी है कि आप इसको डाउनलोड करके कई बार सुन सकते हैं। तो हम लोग अभी इस तरह से आपके क्लासेस लेंगे और इसको हम देखेंगे कि जल्दी ही आपके कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड है, जिससे कि आप इससे बेनिफिटेड हो। और हम तो यह भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी इस कोरोना संकट से हम लोग को मुक्ति मिले। और जैसा कि न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि 23 नवंबर से ऑफलाइन मोड पे भी क्लासेस चलेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग क्लासरूम में भी मिलेंगे। अदरवाइज जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको आप आराम से कॉलेज की वेबसाइट पर जा कर के देखिए, सुनिए, और कोई डाउट होता है तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे। थैंक यू।